हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिसमैन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 के लिए फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्टेट के बारे में पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है स्टेट क्या है। तो मैंने सेकंड चैप्टर इसलिए पढ़ाया पहले ताकि आपको थोड़ी नॉलेज मिले। अब पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्या है और इसके स्कोप क्या है, सब्जेक्ट क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये आगे बढ़ रहा है। तो अभी पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इट्स सब्जेक्ट एंड इवोल्यूशन। पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानने से पहले हमें ये पता है कि जैसे इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ते हैं, मैथ्स में हम सब्सट्रैक्शन, एडिशन, अलजेब्रा ये सब पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पुरानी बीती हुई बातों को पढ़ते हैं, जियोग्राफी में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, आकाश के बारे में पढ़ते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। और स्टेट में क्या होती है? राजनीति होती है। और इस राजनीति को किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पढ़ना होगा। इसी को पढ़ने का सब्जेक्ट कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड है, ये पॉलिटिकल जो शब्द है ये पॉलिस से आया था। पॉलिस, जैसे मेरे चैनल का भी नाम है लेजिस एंड पोलिस। लेजिस मीन्स लीगल, पोलिस मीन्स पॉलिटिकल। अब एक्चुअली पॉलिस का क्या मीनिंग है? ये पॉलिस ग्रीक स्टेट्स, पहले छोटे छोटे नगर राज्य होते थे जिनको पोलिस कहा जाता था। अभी इस पॉलिस में कोई ना कोई राजनीति होती है। अभी इस राजनीति, उस वक्त ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं बना था, आगे चलकर ये बना है। 19वीं सेंचुरी से पहले पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का कोई विषय नहीं था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हमें समझ में आया कि इसके लिए भी एक विषय होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हमें पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के डिफिनीशंस के बारे में। किसने क्या कहा? गेटल ने कहा था पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें हम राज्य के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानते हैं। मतलब आज राज्य क्या है, कैसा था और कैसा बन सकता है। राज्य से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, है ना, विधानसभाएं, इन सभी के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ाई करेंगे उसे कहेंगे पॉलिटिकल साइंस। जैसे अभी हमें पता है कि पश्चिम बंगाल में बाय इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आखिर ये बाय इलेक्शंस क्या है और इसका परिणाम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए मिलेगा हमें? हम पढ़ेंगे इसे पॉलिटिकल साइंस में। हमें ये पता है कि अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां पे देखें अफगानिस्तान में एक डिक्टेटरशिप सरकार बन रही है और जिसे बहुत सारे देश सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्रिटिसाइज नहीं करने का मतलब सपोर्ट करना होता है। तो ये जो अथॉरिटेरियनिज्म जो देश है, जो तानाशाही वाली देश है, ये बन रही है और हमारे सामने बन रही है। ऐसा नहीं है कि 200 साल पुरानी बात है। आज एक टेररिस्ट प्रधानमंत्री बन रहा है, दूसरा टेररिस्ट डिप्यूटी प्रधानमंत्री बन रहा है और जनता देख रही है और विश्व देख रहा है। तो आखिर इसको आने वाली पीढ़ियां हिस्ट्री में तो नहीं पढ़ेंगी, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगी। जब भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो क्राइसिस होती है, उस टॉपिक को हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। गेटल के बाद प्लेटो और अरिस्टोटल, जो कि जनक कहलाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाई होती है। स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में जानकारी देने वाले विषय को ही पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। जैसे राज्य के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन गवर्नमेंट के बारे में उसमें कुछ खास नहीं बताया। गवर्नमेंट जैसे एक फोन स्टेट है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर वो गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट नहीं होगा तो फोन चलेगा नहीं। सेम राज्य को चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है, और सरकार कौन बना, कौन बिगड़ा, कौन गद्दी पे बैठा, किसको गद्दी नहीं मिली। जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे प्रधानमंत्री, तो एक बार वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। क्योंकि उस वक्त उनके पास मेजोरिटी थी, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पाए थे। 13 दिन के बाद सरकार गिर गई थी। तो इस जो मैं कहानी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप कहाँ पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, कहने के लिए कि पॉलिटिकल साइंस एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, विदेशों से हमें मिला है। लेकिन
पॉलिटिकल साइंस के मामले में हम भी कुछ पीछे नहीं थे। चाणक्य के बारे में हमने पढ़ा है, चाणक्य नीति के बारे में पढ़ा है। तो चाणक्य नीति जैसे राजा कैसा हो, राजा की ड्यूटीज क्या हो, राजा के फंक्शन क्या होंगे, इन सारी बातों के संबंध में चाणक्य ने बहुत सारी बातें की है। अर्थशास्त्र लिखा है। चूंकि अंग्रेज जो होते हैं वो किसी चीज का क्रेडिट भारतीयों को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दिखाया कि पॉलिटिकल साइंस एक अजूबा विषय है। लेकिन ये कोई अजूबा विषय नहीं है, ये पहले से ही हमारे समाज में था। समय के साथ हमें समझ में आया कि ये भी एक विषय है। भारत में भी इसका हमेशा से चर्चा होती आ रही है। हम आम जिंदगी में इतने राजनीतिक हैं, कैसे? हमें कोई बुआ, कोई चाची, कोई ताया पसंद नहीं है, फिर भी हम उनसे अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। ये राजनीति है। और भारत में राजनीति एक प्रधानमंत्री से लेकर चाय दुकान वाले तक हर कोई राजनीति करता है किसी न किसी रूप में। तो जब तक राज्य है तब तक राजनीति होगी, और इस विषय को पढ़ने के लिए राजनीति शास्त्र बनाई गई है। अब इस थ्योरी में सिर्फ राज्य और सरकार ही नहीं है, सोच भी है, विचार भी है। जैसे हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं, लाइफ साइंस पढ़ते हैं, डार्विन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन के बारे में भी पढ़ते हैं, तो जैसे बाकी साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसके थिंकर्स हैं, सेम पॉलिटिकल साइंस में भी थिंकर्स मौजूद हैं। यहाँ के थिंकर्स हैं मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रूसो। मॉन्टेस्क्यू ने एक बहुत खूबसूरत बात कही और बहुत इंपॉर्टेंट सोच दिया, थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। क्या चलाने के लिए? सरकार चलाने के लिए। जैसे आज अफगानिस्तान में कानून बनाने वाले भी हो, चलाने वाले भी हो, और मनवाने वाले भी हो, और न्याय करने वाले भी हो। जैसे पहले के राजा हुआ करते थे, राजा के पास कानून बनाने की शक्ति होती थी, कानून लागू करने की शक्ति होती थी, और न्याय करने की शक्ति होती थी। तो ये तीनों शक्तियां एक जन के पास होती थी। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ये तो बहुत गलत है। उन्होंने लुईस 14 में देखा था, लुईस 14 के शासन में उन्होंने ये देखा था कि राजा जो कहता था आई एम द स्टेट एंड आई एम द लॉ, मैं ही राज्य हूं और मैं ही कानून हूं। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा सर ऐसा नहीं है, जनता के ऊपर आप शासन कर रहे हैं। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप जनता के ऊपर शासन कर रहे हैं, तो जनता जैसी बताएगी वैसा आपको चलना होगा। ठीक है, तो ये जो पावर है आपका, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। कानून बनाने का एग्जीक्यूटिव पावर अलग, लेजिस्लेटिव पावर अलग, और जुडिशियल पावर अलग। कानून बनाने वाला अलग, कानून लागू करने वाला अलग, और न्याय करने वाला अलग। तो मॉन्टेस्क्यू की ये थ्योरी भी पॉलिटिकल साइंस का ही एक अंग है। तो पॉलिटिकल साइंस सिर्फ राज्य और सरकार को लेकर नहीं, सोच को लेकर भी बनी है। जैसे मार्क्स की सोच, मार्क्सवादी सोच। अब बात करते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में। जैसे हमने पहले ही जानते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति न ही भगवान ने की है और न ही किसी बल से हुआ है, बल्कि आपसी समझौते के कारण लोगों और राजा के बीच समझौता हुआ है, तभी राज्य बना है। लोगों ने आपस में समझौता किया तभी राज्य बना है। तो ये जो थ्योरी है इसे भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ेंगे। इसके बाद रूसो ने जो थ्योरी दी, जनरल विल की थ्योरी। जैसे आज जो भारत चल रहा है, भारत क्या सिर्फ मोदी जी के विश से चल रहा है? नहीं, ये जनरल विश से चल रहा है। जनरल विल क्या होता है? सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा क्या होता है? जैसे अगर दारू और दूध मार्केट में बिक रहे हैं तो ज्यादातर वोट किसके लिए पड़ेगा? दूध के लिए पड़ेगा। मतलब भारत की 70% जनता दूध को वोट देगी, तो भारत की आधी से ज्यादा जनता ने मोदी जी को वोट दिया है, इसीलिए सरकार उनके अनुसार चल रही है। तो जनरल विल के अनुसार सरकार चलाना बहुत जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज, कंसेप्ट्स को मिला के पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट बनाया है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, राज्य से संबंधित और सरकार से संबंधित। बेंथम ने, ऑस्टिन ने, मिल ने एक थ्योरी दी थी, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब यूटिलिटेरियनिज्म की एक थ्योरी। आगे जाएंगे जब हम बड़े क्लासेस में, क्लास 12 में जाएंगे, जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो ये थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। यूटिलिटेरियनिज्म ये क्या होता है सर? यूटिलिटेरियनिज्म मतलब जैसे हम जब पेंसिल खरीदते हैं, जब तक नहीं छिलेंगे तब तक उसका कोई यूज नहीं होगा।
तो जब भी सरकार कानून बनाएगी उसका जरूर कोई ना कोई यूज होना चाहिए और ज्यादातर लोगों के लिए होना चाहिए। समाज तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसे पूरी तरह से मान्यता मिलेगी। अगर किसी कानून से जनता की ज्यादा भलाई नहीं होती है, उससे ज्यादा हैरेसमेंट होता है, तो समय के साथ वो कानून जरूर समाज से हटा दिया जाएगा। तो बेंथम ने, मिल ने ये कहा कि सरकार या राज्य के जो भी कदम होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई होनी चाहिए। तो ये जो थ्योरीज हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, ये भी अपने आप में पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है, जो सिखाता है, जो आपको बताता है कि आप पॉलिटिकली कैसे सोचेंगे। जैसे अगर मोदी जी कोई कानून बनाते हैं तो इसको ये पहले सोचना चाहिए कि आखिर ये कितने लोगों के लिए अच्छा होगा, क्या इससे भलाई होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हो रही है तो क्रिटिसिज्म होगा, और अगर भलाई हो रही है तो अच्छी बात है। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज दी गई। इसके बाद जेएस मिल जो एडवोकेट थे, जेएस मिल ने एडवोकेसी की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में। इन्होंने कहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कभी भी शासन नहीं कर सकता ज्यादा दिन तक, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होना चाहिए। जैसे हम एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते हैं। सेम उसी प्रकार हम काउंसिलर चुनते हैं, लेकिन मेयर हम नहीं चुनते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, इससे क्या होता है, जनता अगर ज्यादा भी है तो भी सरकार बनाई जा सकती है। और भारत 130 करोड़ की जनता, 135 करोड़ की जनता के साथ भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इतने लोगों के विचारों को कलेक्ट किया गया, लिखा गया, पढ़ा गया। उसके बाद जेम्स ब्राइस ने 1888 में एक कदम उठाया कि हमें एक पॉलिटिकल साइंस का बुक्स बनाना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल साइंस का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि पब्लिश करेगा बुक्स पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। जेम्स ब्राइस ने एक एसोसिएशन बनाई, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, 1908 में। इसका यही काम था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जेम्स मिल के, बेंथम के, गार्नर के, प्लेटो के, अरिस्टोटल के ऊपर, उनको कलेक्ट किया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक निकाला जाए, ताकि लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस का एक आइडिया पहुंचे। तो 19वीं सदी से इस बुक को एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप दिया गया। पहले ये कोई बुक नहीं था, कोई सब्जेक्ट नहीं थी, लेकिन बाद में इसे सब्जेक्ट बनाया गया। कोई भी चीज, जैसे एक बच्चा, एक पेड़ छोटे रहते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस भी पहले छोटा था। जब नगर राज्य हुआ करते थे तो ये छोटा हुआ करता था, लेकिन आज बड़े बड़े राज्य बन चुके हैं और उनकी राजनीति भी अलग लेवल की। आपने अभी हाल फिलहाल देखा कि अमेरिका की जो सेना थी वो अफगानिस्तान में 20 साल तक थी, और अचानक अब अमेरिका की पूरी सेना अपने देश जा चुकी है। तो 20 साल तक क्यों थी? इसका मतलब या तो वो 20 साल रहना गलत था, वेस्ट था, या फिर ये जानबूझ के अफगानिस्तान को उस सिचुएशन में ला देना था। अब ये राजनीति अपने आप में एक कमाल वस्तु है। एक देश बन जाता है और दूसरा बिगड़ जाता है। तो ये कंसेप्ट और आगे बढ़ा और 19वीं सदी में मार्क्स अपने कंसेप्ट्स को लेके आए, एक नई विचारधारा लेके आए। क्या विचारधारा? मार्क्सवादी विचारधारा, कम्युनिज्म की विचारधारा, जिसमें वो समझाएं कि समाज में दो वर्ग है, गरीब और अमीर, हैव्स और हैव नॉट्स। और गरीबों को या हैव नॉट्स को समझाया, जिनके पास नहीं है, जो पुअर है, उन्हें समझाया कि तुम्हें यूज करके अमीर और अमीर बन रहा है, तो ये तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम्हारा राइट बनता है कि तुम उनसे लड़ो और डिमांड करो अपने अधिकार के, है ना। जो लाल सलाम है, कॉमरेड है ना, ये जो कंसेप्ट है अपने आप में मार्क्स ने दिए, और ये कंसेप्ट धीरे धीरे और बड़ा हुआ। आज देखो मार्क्स को बेस करके दो कंट्रीज चल रहे हैं, रशिया, चाइना, हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो किसी के सोच को, मार्क्स के, लेनिन के, एंजल के, इनके सोच के ऊपर एक पार्टी बनी है। तो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप धीरे धीरे और बड़ा होता गया। जितनी सोच बढ़ती गई, जितने आइडियाज बढ़ते गए, उतना पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बढ़ता गया। 1908 में एक नया कंसेप्ट आया, बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म क्या है? व्यवहारवाद। मतलब आप ठीक समझ सकते हैं, अगर किसी मंत्री को, नेता को आप ऑब्जर्व करें कि उसका व्यवहार कैसा है जनता के पास, जनता के साथ कैसा है व्यवहार।
इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन जीतने के बाद। जनता की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जनता जल्दी भूल जाती है हर चीजों को। लेकिन अगर जनता व्यवहार को फॉलो करे, कि उसका जो वेलफेयर का नाटक था, जो उसने भरोसा दिलाया था कि वो जनता को देखेगा, लेकिन जीतने के बाद उसने क्या किया, अगर ये ध्यान दिया जाए तो हम चीजें बदल सकते हैं। व्यवहार से आप बहुत चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बाद में ये नया कंसेप्ट आया, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट बना बिहेवियरलिज्म। पॉलिटिकल साइंस में कुछ शब्द हैं जो बार बार आएंगे, जैसे पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स मैंने कहा कि शब्द कहां से आया है, पॉलिस से आया है, जिसका मतलब होता है नगर राज्य। इस पॉलिस शब्द ही बाद में पॉलिटिक्स बना। दूसरे शब्द आएंगे पॉलिटिकल फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है, जैसे आपको ज्ञान देना, ज्ञान दर्शन देना। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस राजनीति में उतरने से आप नहीं सीख पाएंगे, आपको उसके लिए पढ़ाई भी करनी होगी, जानना होगा कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, बिहेवियरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, गांधीज्म क्या है, किसने क्या कहा था, किसकी क्या आइडियोलॉजी है। तब जाके आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनते हैं। आप सोच पाएंगे वैसे कि जब भी कोई नियम कानून बनाया जाता है, या जब भी कोई वादे होते हैं, जब भी कोई विचार लिए जाते हैं, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस का बहुत योगदान होता है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे वो भारत का हो या चाइना का हो या रशिया का हो, सब एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये आइडियोलॉजी ही थ्योरी है, ये आइडियोलॉजी ही फिलॉसफी है। उनके लिए घर कर गया है, किसी को अच्छा लगा है दिल से मार्क्स की बातें, तो वो फॉलो कर रहा है। किसी को हिंदुत्व की बातें अच्छी लगी हैं, किसी को सावरकर की बातें अच्छी लगी हैं, गोलवलकर की बातें अच्छी लगी हैं, किसी को गांधी की बातें अच्छी लगी हैं, किसी को जयप्रकाश नारायण की बातें अच्छी लगी हैं। तो ये सब पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो अपने नजरों से उन्होंने दिया है, लिखा है, पढ़ा है। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ द स्टेट, मतलब आखिर राज्य आया कहां से। राज्य के बारे में मैंने एक पूरा चैप्टर बनाया है, आप देख सकते हैं। राज्य के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे देवी देवताओं का सिद्धांत, बल का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और क्रम विकास का सिद्धांत। ये देवी देवता वाला सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति भगवान ने की। बल वाला कहता है कि राज्य की उत्पत्ति बल से हुआ, जैसे अभी अफगानिस्तान बना, एक समय जर्मनी बना था बल से, लेकिन बल का यही दिक्कत है कि वो कभी भी खत्म हो सकता है। तीसरा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में हमें कहाँ पता चलता है, पॉलिटिकल साइंस में। जैसे अगर ये जानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आग का, सूर्य एक बड़ा आग का गोला था, तो ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। वैसे ही राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई थी ये जानना है तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होगा। अब इसमें एक और टॉपिक आता है जो कि है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉल जेनेट ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है, ये फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस जैसा, केमिस्ट्री जैसा साइंस नहीं है। ये एक सामाजिक ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जिसमें समाज के बारे में बताया जाता है, राज्य के बारे में बताया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से सोशल एक्टिविटी आते हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस तो एक सामाजिक विज्ञान है ना, जिसमें समाज की बात होती है। तो इस समाज में कौन कौन से सामाजिक कार्य आते हैं, जैसे अपने अधिकारों के लिए चिल्लाना, अपने अधिकारों का डिमांड करना, अपने अधिकार मांगना, लड़ना, प्रोटेस्ट करना, ये सब सामाजिक विज्ञान का ही एक स्कोप है, एक पार्ट है। ह्यूमन राइट्स के लिए मांग करना, जैसे गे राइट्स के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, जो लेस्बियन एलजीबीटी समाज से हैं, वो मांग रहे हैं अपना अधिकार समाज से, सरकार से। तो ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही एक देन है, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस में वो पढ़ेंगे, किसी की सोच पढ़ेंगे, लिखा हुआ। इसी पॉलिटिकल साइंस में हमने लिबर्टी के बारे में पढ़ा, इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, फेटर्निटी के बारे में पढ़ा। कहाँ का ये कंसेप्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। फ्रांस रिवॉल्यूशन जब हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें लिबर्टी की बात की गई थी। लिबर्टी, आजादी। आजादी के बारे में आप ज्योग्राफी में नहीं पढ़ेंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ेंगे कि आजादी क्या है, आजादी कितने प्रकार की होती है, आपके पास जो आजादी है वो पूरी है या अधूरी। ये सारी बातों के बारे में आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। इक्वालिटी, समानता क्या है, पॉलिटिकल साइंस में हम ये भी पढ़ते हैं। वुमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, जैसे आप समझो कि भारत के लोकसभा में 545 सीट है, लेकिन इसका आधा भी महिलाओं नहीं है। मतलब इसका 50% भी महिला के लिए रिजर्व नहीं है या महिला कैंडिडेट नहीं है। मुश्किल से 70 सीट्स पे महिलाएं हैं। ठीक, तो अभी भी बहुत दूर जाना है, क्योंकि अगर एक कानून बनता है तो उस पर महिला का भी एक ओपिनियन होता है और पुरुष का भी।
लेकिन अभी भी हमारे लोकसभा में सिर्फ पुरुष ही मेजोरिटी में है, महिलाएं मेजोरिटी में नहीं आई है। ठीक, तो ये जो पूरा कंसर्न है समाज के बारे में, समाज के बदलाव के बारे में, समाज की सोच के बारे में, इसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस के 3 प्रकार के डिफिनेशन है, एक स्टेट सेंट्रिक, एक नॉन स्टेट सेंट्रिक और एक सिंथेसिस अप्रोच। स्टेट सेंट्रिक क्या है? जिसमें राज्य को केंद्र किया गया है। कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ राज्य के बारे में पढ़ते हैं। नॉन स्टेट सेंट्रिक क्या है? जो कहता है सिर्फ राज्य के बारे में नहीं पढ़ते हैं, और भी टॉपिक्स हैं। और सिंथेसिस अप्रोच कहता है कि राज्य और अदर टॉपिक्स के बारे में भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो चलें एक एक करके बात करते हैं। ब्लंटली ने कहा था पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ द स्टेट, मतलब पॉलिटिकल साइंस वो विज्ञान है जिसमें सिर्फ राज्य के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ये स्टेट सेंट्रिक है। इनका कहना है कि स्टेट ही पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद गार्नर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, भारत की राजनीति भारत से ही शुरू होती है और भारत पे ही खत्म होती है, ये बात कहते हैं गार्नर। मतलब जब तक राज्य रहेगा तब तक ही राजनीति रहेगी, राज्य खत्म राजनीति खत्म, क्योंकि हम जानवर हो चुके होंगे उस वक्त। ये प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, मोदी जी के घर के बाहर या संसद के बाहर आप विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि राज्य नहीं है। आप देखें अफगानिस्तान में कोई विरोध हो रहा है क्या, या फिर विरोध होगा तो कितने देर झेला जा रहा है उसको। तो इसी प्रकार जब तक राज्य है तब तक ही राजनीति है, गार्नर ऐसा कहते हैं। गेटल कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज द हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज बीन, व्हाट स्टेट इज एंड व्हाट स्टेट शुड बी। गेटल कहते हैं कि राज्य क्या है, क्या था और कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। मतलब इन तीनों का यही कहना है कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट से डील करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट से लेना देना है। वो कहते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के लिए। लीकॉक कहते हैं पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट से डील नहीं करता है, गवर्नमेंट से डील करता है। किसकी सरकार गिरी, कब गिरी, जैसे अभी तक 1951-52 से लेकर आज तक भारत में कई बार आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस हुए लोकसभा के, जिसमें सरकारें बनी, सरकारें बिगड़ी, किसी के पास मेजोरिटी आई, किसी कोई माइनॉरिटी में रह गया, वो पार्टी माइनॉरिटी होने के बावजूद भी वो सत्ता तक पहुंच पाई, है ना। ऐसा बहुत कुछ हमने देखा और इस बारे में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं और इकोनॉमी के, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब राजनीति कैसे होता है। लेसवेल, ईस्टर्न, डेल, मिलर, ये सभी कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। ये सभी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक वैसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिर्फ ये पढ़ते हैं जिसमें पावर कैसे पाया जाए, शक्ति कैसे हासिल की जाए, इन्फ्लुएंस कैसे पावा जाए। जैसे गद्दी तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक डिजूर और एक डिफैक्टो। मतलब प्रधानमंत्री आप 2 तरीके से बन सकते हैं, एक तो वोट के तरीके, तो इसको कहते हैं डिजूर, और डिफैक्टो क्या होता है, जोर जबरदस्ती। मान लें आप सेना प्रमुख हैं, सारी आर्मी आपके पास है, मार पीट के पहुंच गए उस गद्दी तक, जैसे अभी अफगानिस्तान में हो रहा है, ये डिफैक्टो तरीका है। तो इन कंसेप्ट के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, पॉल साइंस में। इसके बाद तीसरा अप्रोच ये है सिंथेसिस अप्रोच, जो कहता है कि पॉलिटिकल साइंस में ना ही सिर्फ राज्य के बारे में पढ़ेंगे और ना ही सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो सर्कमफेरेंस है, सब्जेक्ट एरिया है, उसमें स्टेट भी है और गवर्नमेंट भी है। जो जो चीजें राज्य से जुड़ी हैं और सरकार से जुड़ी हैं, वो सभी पॉलिटिकल साइंस का विषय है। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप कितने दूर तक है, मतलब कितने दूर तक ये जा सकता है पॉलिटिकल साइंस। जैसे स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में आप राज्य के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बने, कैसे बिगड़े, एमपी कौन बना, कैबिनेट क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, बाइकैमरलिज्म क्या होता है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे, पॉल साइंस में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, जैसे यूपीएससी,
SPSC, IAS, IPS, इन सब के पावर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? पॉल साइंस में। क्योंकि एक मंत्री बन जाने से ही आप सब कर लेंगे ऐसी बात नहीं है। आपको एक IAS की जरूरत होगी, एक जानकार की जरूरत होगी जो प्रशासन भी चलाएगा। तो इन सभी चीजों के बारे में हम पॉल साइंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा राज्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे ही पॉल साइंस में। सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कहीं पे यूनिटरी गवर्नमेंट होती है और कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है। भारत में फेडरल गवर्नमेंट है। भारत में केंद्र सरकार भी नियम कानून बनाता है और हर राज्य सरकार को भी आजादी है कि वो अपने नियम कानून बना सके। केंद्र सरकार जो कानून बनाता है वो पूरे देश पे, पूरे राज्य पे लागू होता है, और राज्य सरकार जो कानून बनाती है, प्रोविंस जो कानून बनाते हैं, वो सिर्फ उसी क्षेत्र पे लागू होते हैं। ठीक है। लेकिन चाइना अगर एक देश पकड़े तो चाइना में क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट है। सिर्फ केंद्र ही नियम कानून बनाता है और पूरे देश पे लागू होता है। ठीक। तो भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है और चाइना एक यूनिटरी सिस्टम फॉलो करता है, जहां पे राज्यों को उतना पावर नहीं दिया गया है, लेकिन भारत में राज्यों को भी पावर दिया गया है। तो इस विषय को भी हम कहाँ पढ़ेंगे? पॉल साइंस में। यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटी, जैसे अभी मोदी जी कल उनका जब बर्थडे था तो मोदी जी रशिया के राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ एक मीटिंग की है। किसके ऊपर? अफगानिस्तान के इशू के ऊपर, कि कहीं उसका झमेला हमें ना झेलना पड़े, या फिर कैसे उसको रजिस्ट करें, कैसे उसको रोकें। ये जो एग्रीमेंट है, जो टर्म्स है, ये कहाँ पढ़ेंगे? पॉल साइंस में। जैसे भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1954 में हमने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था, पंचशील की एग्रीमेंट। मतलब ना चाइना हम में दखल देगा ना हम उसमें दखल देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना ने धोखा दिया और हम 1962 का जब आक्रमण हुआ तब हार गए। तो देखें पंचशील आज कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? पॉल साइंस में। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो नेहरू जी ने चालू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो चालू किए थे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, ना हम रशिया की तरफ ज्यादा जाएंगे ना अमेरिका की तरफ ज्यादा जाएंगे, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, ये जो कंसेप्ट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एक तीसरा कंसेप्ट, इसको किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सर्कमफेरेंस है धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया है। मेरा ये मानना है कि राज्य और सरकार से संबंधित हर चीज पॉलिटिकल साइंस के एम्बेट में आता है, मतलब स्कोप में आता है। अब अगला टॉपिक ये पूछता है कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है या आर्ट्स है? पॉलिटिकल साइंस क्या विज्ञान है या कला है? तो अब इसके ऊपर तर्क भी है और वितर्क भी है। क्या तर्क है? जैसे इसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस में भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, समाज में होता है। कोई इसका डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया तो वाटर बन गया। पॉलिटिकल साइंस ना ही पूरा साइंस है जैसे बाकी साइंस है, जैसे लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, ये कोई पूरा साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट होती है। अभी आज की बात है कि बाबुल सुप्रियो जो अभी तक बीजेपी में थे अब टीएमसी में है, ये एक्सपेरिमेंट है समाज में, है ना। जनता को बदलने में टाइम लगता है, जनता टीएमसी से बीजेपी में जाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन नेताओं को बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। ये पॉलिटिकल साइंस है और यहाँ साइंस भी है और आर्ट्स भी। जो बाबुल सुप्रियो अभी तक कह रहे थे कि मोदी जी जय श्री राम, वो अब दीदी के साथ हो लिए, ये कला है। तो पॉलिटिकल साइंस में विज्ञान भी है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है समाज में, और कला भी है। अब पॉलिटिकल साइंस का लाभ क्या है, क्या यूटिलिटी है, क्या फायदे हैं? पॉलिटिकल साइंस का पहला फायदा कि आप सिविक लाइफ के बारे में जान पाएंगे। ये जरूरी है आपके लिए जानना कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा कैसे काम करता है, लोकसभा राज्यसभा का काम क्या है, पार्लियामेंट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। इसके लिए आपको नेता बनने की जरूरत नहीं है, ना ही पुलिस में जाने की, ना ही वकील बनने की। ये जानना आपका कर्तव्य है क्योंकि आप एक देश में रहते हैं और ये आपकी ड्यूटी है। सेम उसी प्रकार जैसे आप अपने फैमिली के बारे में जानते हैं कि कौन कब कहाँ गया, तो पॉलिटिकल साइंस आपको अवेयर करता है आपके
राज्य के बारे में और सरकार के बारे में। पॉलिटिकल साइंस आपके अधिकारों के बारे में भी बताता है, आपको इक्वालिटी के बारे में समझाता है, लिबर्टी के बारे में समझाता है। और पॉलिटिकल साइंस अब धीरे धीरे इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे किस देश के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, जैसे नेपाल के साथ पिछले साल बिगड़ गया था, चाइना के साथ बिगड़ गया था, है ना। और किसी किसी देश के साथ हमारा अच्छे संबंध थे, जैसे मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा हग कर रहे थे। तो कुछ देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, कुछ देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, जैसे इंडिया बांग्लादेश का संबंध अच्छा है, इंडिया श्रीलंका का संबंध अच्छा है, इंडिया पाकिस्तान का संबंध उतने अच्छे नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम कहाँ पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे सर। तो धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस का जो एम्बिट है, जो स्कोप है, वो धीरे धीरे बड़ा हो चुका। तो इसमें राज्य और सरकार से जुड़ी हर चीजें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के लिए आता है। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे राज्य के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। ये सारी बातें पॉलिटिकल साइंस में आती है और पॉलिटिकल साइंस का विषय वस्तु। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें। थैंक यू।